आज मैं न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो एक 8th क्लास के स्टूडेंट का था और बड़ा ही ज़्यादा दुख हुआ एज ए पेरेंट्स। उस आर्टिकल के अंदर 8th क्लास का स्टूडेंट जिसकी उम्र सिर्फ 13 या 14 साल होगी, ऐसा कुछ लिखा था जो हम सभी पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन मार्क हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर एक पेरेंट्स ऐसा होगा, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ न कुछ तो हो ही रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर ये डिस्कशन हो सकती है, वीडियो हो सकती है। तो हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा वीक बोल दूँ, तो उसके लिए मैं पहले से ही आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ। तो लेकिन ये पेरेंट्स के लिए ही वीडियो रहेगी। तो क्या था उस आर्टिकल के अंदर? तो उसमें उस बच्चे ने एक लेटर लिखी है और किसी फ्रेंड को दी होगी जो शायद उसको जानता है या नहीं जानता, थर्ड पर्सन अदर देन पेरेंट्स एंड टीचर्स। उस आर्टिकल में उस बच्चे ने लिखा है, जब उस लेटर के अंदर उसने लिखा है कि मैं बोर्ड एग्जाम 8th के अंदर 95% मार्क्स लेके पास हुआ। इस मार्क्स को लेने के लिए 94% मैंने पूरा साल किसी अपने दोस्त से भी बात नहीं की, अच्छी तरह से किसी के साथ खेला भी नहीं, ना ही मैं कहीं पे स्टेडियम में जाके या बाहर जाके कोई गेम खेली, ना ही मैंने कोई टीवी को देखा, ना ही अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को एंटरटेन कर पाया और पूरा दिन पढ़ता रहता था। और उसके बाद जब पूरा एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया तो 94% मार्क्स। और जब ये मार्क्स मेरे मम्मी पापा को पता चले तो उन्होंने खुश होने के बजाय मुझे बहुत ज़्यादा डांटा। और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मार्क्स मैं कभी भी नहीं ले सकता, किसी भी बोर्ड में नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी क्षमता के ज़्यादा, मेरी कैपेबिलिटी से ज़्यादा मैंने मार्क्स लिए हैं और इससे ऊपर मैं कभी भी नहीं ले पाऊँगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं अपने मम्मी पापा को कभी खुश नहीं कर पाता, ना ही खुश कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा हूँ। तो क्या सुन के मुझे लगता है मुझे अभी भी कुछ हो रहा है, तो आपको भी हो रहा होगा एज ए पेरेंट्स। तो क्या इतना स्ट्रेस बच्चे पे आया कहाँ से? क्या 94% मार्क्स हम बच्चों के लिए जो ले रहे हैं कम है? क्या ये 95% मार्क्स या इससे ज़्यादा लेके बच्चा लाइफ में सक्सेस ले सकते हैं? तो आज का डिस्कशन यही रहेगा और इसको मैंने टाइटल दिया है, पापा मुझे भी सुनो, मम्मा मुझे भी सुनो। कि क्या हम बच्चों को सुन पाते हैं जो उनके अंदर चल रहा है? हम बच्चों को सिर्फ बाहर से देख रहे हैं, खुश है, लेकिन अंदर से क्या वो उतना खुश है? क्या उसको जो चाहिए उसको मिल रहा है? क्या हम उसकी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं या नहीं? तो इस आर्टिकल से मैंने 3 पॉइंट्स निकाले जो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट ये था कि बच्चे ने अपनी बात टीचर और पेरेंट्स से ना डिस्कस करके किसी थर्ड पर्सन से की। क्या वो थर्ड पर्सन रिलायबल होगा? क्या जिससे वो डिस्कस कर रहे इस चीज़ को, क्या वो बच्चा या कोई भी हो सकता है उसको सही तरह से गाइड करेगा? क्योंकि उससे आप तो बात कर ही नहीं रहे, टीचर जो उसने उससे तो डिस्कशन की ही नहीं। पहला तो ये पॉइंट मुझे मेरे सामने आया। दूसरा जो मुझे यहाँ पे लगा जिस पर मैं बात करनी चाहिए कि क्या जब बच्चा एग्ज़ाम दे रहा होता है या पढ़ाई कर रहा होता है, उसको उन सभी चीज़ों से हटा देना चाहिए जो उसकी स्ट्रेंथ है, जिससे उसको खुशी मिलती है, जिससे उसके बॉडी के अंदर अलग अलग अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे वो स्ट्रेस वाले हार्मोन से बाहर आ सकता है। वो वाली चीज़ हम करवा ही नहीं रहे। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगा कि यहाँ पे बड़ा ही इम्पोर्टेंट था वो ये कि बच्चा जो है इस दौरान अगर प्रेशर में आता है तो वो किन किन चीज़ों के कारण, क्या उसके दिमाग में चल रहा होता है जब वो पढ़ाई कर रहा है, जब वो एग्ज़ाम्स दे रहा है, जिसके कारण एट द एंड उसके अंदर स्ट्रेस आ जाती है। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो मैं इस आर्टिकल को पढ़ते समय मेरे दिमाग में आ रहे थे कि अगर मैं बच्चा होता, मैं उसकी जगह हूँ, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो सबसे पहला, बच्चे ने अपनी बात को डिस्कस किससे किया? थर्ड पर्सन से। क्यों किया? कारण ये था क्योंकि आज जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज भी कुछ पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ उतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। वो बच्चों के साथ कभी भी हग नहीं करते, कभी बच्चा बाहर से तब उसको हग करके किस नहीं करते, या उसके साथ बैठ के बात नहीं करते। हमें लगता है ऐसा करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा, इससे बच्चा जो है वो अपनी डिमांड्स रखेगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। आज आप ये करके देखो, अपने बच्चों को अगर आप जैसे स्कूल से घर आता है, कभी ये मत पूछो उससे कि आज आपने स्कूल में
कितना सिलेबस किया, कितने क्वेश्चंस किए, क्या हुआ पेपर में, कैसा किया। उसको ये पूछो कि भाई आज आपने अच्छा क्या किया, जो उसको अच्छा लगता है वो पूछो। उसको ये पूछो कि आज आपने गेम्स खेली तो उसमें कितना स्कोर किया, आपने कौन कौन सी गेम्स खेली, कौन से बच्चे का क्या बात की। और वो बच्चा जब ये चीज़ सुनता है ना, तो वो बिना टेंशन के आपको आंसर देना शुरू कर देगा, क्योंकि वो उसको भी अच्छा लगता है। और हर एक इंसान वही बात करता है जो उसको अच्छी लगती है। कभी भी ऐसी चीज़ बात करोगे जो उसको अच्छी नहीं लगती, उसका आंसर ही नहीं देगा। और इससे आपका जो गैप होता है कम होता है। आपको यही पता चलेगा बच्चा किस किस के साथ बैठा है, क्या करता है, और कौन सी चीज़ें उसकी स्ट्रेंथ है, कौन सी उसकी वीकनेसेस है। क्योंकि बच्चा हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को बताएगा। अगर वो किसी गलत दोस्त के साथ है तो वो उसकी बातें भी आपसे शेयर करेगा कि भाई उसने ऐसा किया, तो आपको कुछ ना कुछ बच्चे के बारे में पता चलेगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो करेगा। लेकिन अगर आप उसको ऐसी चीज़ पूछोगे जो स्कूल में आगे 6 घंटे वो टेंशन में वो चीज़ें करके आया है, तो वो क्या करेगा, वो बड़े शॉर्ट में और आपसे वो डिफरेंस करना शुरू कर देगा। उसको पता अगली बार आऊंगा ना फिर वही क्वेश्चन पूछना है, तो वो आपके पास आएगा, किसी दूसरे रूम में चला जाएगा, सो जाएगा। आप उसको उठाओगे वो नहीं उठेगा, क्योंकि उसको पता कि हमारा सिलसिला ही ये चलना है, हमारे क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे। तो अपना थोड़ा सा हमें एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। फिर उसने टीचर से बात क्यों नहीं की, जो उसको बिल्कुल अच्छी तरह से जानता है, जिसके पास वो 6-7 घंटे रहते हैं। क्योंकि उसको भी पता है कि मैं टीचर से बात करता हूँ ऐसी कुछ भी, वो सीधा पेरेंट्स से बात करेंगे कि आपका बच्चा ये करने जा रहा है, या फिर आपका बच्चा इतने स्ट्रेस में है। और जब मैं घर पहुँचूंगा फिर से मुझे और ज़्यादा प्रेशर, फिर मुझे हो सकता है मार भी पड़ जाए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते भी, 100% नहीं करते लेकिन कुछ तो करते ही। सो हमें बच्चों को, टीचर्स को इसलिए नहीं सौंपना है कि भाई हाँ आप इसको भी प्रेशराइज करो, इसको भी स्ट्रेस में। बड़ी बात देखते हैं हम भी, टीचर हमारे पास आते हैं पेरेंट्स, आप बच्चे को जितना मर्जी मारो, अब बच्चे को जितना मर्जी ये करो वो करो। क्यों? वो जानवर थोड़ी ना। कभी ये नहीं बोलते कि बच्चों को समझाओ ये करो। बड़ी बार ऐसा होता है कि वो ऐसा भी बोलते हैं कि बच्चा आपके हवाले, आप जैसे मर्जी इसको करो। तो लेकिन आजकल बहुत कम हो गया, फिर भी कहीं ना कहीं पे ऐसा है। तो पेरेंट्स और जो हमारे टीचर्स होते हैं, अगर इनका अच्छा रोल है बच्चों को समझाने में, बच्चों के जितना ज़्यादा क्लोज होंगे वो बच्चे उतने ज़्यादा खुश होंगे, और इससे बच्चा हमेशा अच्छा ही करेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट, कि हमेशा बच्चों को ऐसा मत कुछ करो कि वो आपसे बात डिस्कस करने के बजाय थर्ड पर्सन से करें। क्योंकि आपको भी पता है आज सोसाइटी के अंदर मैक्सिमम जो लोग हैं वो नेगेटिव साइड है। क्योंकि किसी को जॉब नहीं मिल रही, कोई नशे के अंदर है, तो बच्चे हमेशा उन लोगों के पास जाते हैं जो उनको जल्दी से जल्दी इन चीज़ों में लगा लेते हैं। तो इसी कारण आज हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इन सब चीज़ों में पड़ गए। अगर वहाँ से निकालना चाहते हो तो बच्चों को आपको अपने पास लाना पड़ेगा, और अपने पास लाना चाहते हो तो बच्चों के फेवर यानी कि उनका आपका दोस्त बनना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। हमेशा बच्चा घर आता है उसको हक करो, किस करो, बच्चा अंदर से खुश होगा। आपको खुद ही नहीं पता कि बच्चे के अंदर किस तरह की वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई, वो कितना ज़्यादा ओवरऑल उसका बनेगा। आज ये करके देखो, और उसके बाद खुद महसूस करना इस चीज़ को, और बच्चों से भी पूछना कि कैसा लगे, हमेशा उनको अच्छा लगेगा। सेकंड जो मैंने बात की थी कि क्या उन चीज़ों से बच्चों को दूर रखना अच्छा है जो बच्चे को अच्छी लगती है। जैसे बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, मैं बड़ी बार देखता हूँ कि पेपर के दौरान ही हम बच्चों को बोलते खेलना बंद कर दो। क्यों? खेलने से क्या होगा? खेलना बंद करने से क्या होगा? आप टाइम मैनेजमेंट ऐसे कर दो। अगर बच्चा 2 दिन छुट्टी है, आप उसको 24 घंटे आपके पास है, उसको बोलो कि आप खेलो भी साथ साथ पढ़ो भी, उल्टा ज़्यादा अच्छा काम करेगा। आप बोलो आप ये सिलेबस कर लो, उसका 2 घंटे खेल लो। तो बच्चा जो 4 घंटे में चीज़ करनी थी अपनी स्ट्रेंथ के लिए, खुशी के लिए, जो उसने खेलना था वो 2 घंटे में करेगा। हम उल्टा बोलते हैं पहले आप क्या करो, हम उसको उल्टा बोलते हैं कि आप अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो, उसको इतना डरा देते कि बच्चा बेचारा अपनी जो चीज़ें छोड़ के ये करते जो इसने किया। रिलेटिव्स घर में आते हैं, अगर बच्चा पढ़ रहा है 4 घंटे से 1 घंटा किसी से बात करेगा तो आपको क्या लगता है कि उसको सब भूल जाएगा? कभी भी नहीं होगा, उल्टा काम करेगा। ये आपके पॉजिटिविटी के लिए काम करेगा, बच्चे को रिफ्रेश करेगा। तो हमेशा बच्चा के म्यूज़िक लगा के रिफ्रेश हो तो उसको म्यूज़िक लगाने दो। अच्छा, अगर बच्चा आधा घंटा कुछ बैडमिंटन खेल के खुश होता है उसको खेलने दो, कोई चेस खेल के खुश होता है तो खेलने दो। तो इससे कभी भी आपके बच्चे के मार्क्स कम नहीं आएंगे। हाँ, टाइम मैनेजमेंट जरूर रखो कि उसका टाइम जो है डिवाइड कर दो कि आधा घंटा पढ़ना है, 5 मिनट की रेस्ट ले लेना। खुद उसको बोलो, उससे बच्चा कहेगा भाई मेरे फेवर में बात हो रही है, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बात करें, तो हमेशा उसको फ़ायदा होगा। तीसरी बात जो मैंने यहाँ पे बोली थी कि इन चीज़ों, मैंने अभी बोल दिया कि इन चीज़ों से दूर रख के बच्चों को मार्क्स ज़्यादा नहीं मिल सकते, और मार्क्स तो आगे वैसे भी कहाँ पे काम आने वाले हैं आपके। आपको तो अब
देखोगे कि बच्चे को स्किल की ज़रूरत है, मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। इसलिए 90+ वाले बच्चे जो हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। जॉब जब उनको कुछ नहीं मिलती फिर वो आगे काम भी नहीं कर पाते। इसलिए बच्चों में मार्क्स की बजाय स्किल डेवलप करने की कोशिश करो, क्योंकि जॉब बहुत सारी हैं, लाखों जॉब पड़ी हुई हैं, लेकिन स्किलफुल बच्चे नहीं हैं हमारे पास उन जॉब को करने के लिए। तो बच्चों के अंदर स्किल्स को डेवलप करो, मार्क्स के पीछे मत पड़ो, क्योंकि उससे बच्चा हमेशा स्ट्रेस में जाएगा। और तीसरी बात जो मैंने बोली थी वो ये बोली थी कि बच्चे के अंदर इतना प्रेशर क्यों है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण वो अंडर प्रेशर आ जाता है, जब बहुत सारा प्रेशर वो लेना शुरू करता है। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। सबसे पहला होता है एकेडमिक प्रेशर। बच्चे के ऊपर एकेडमिक प्रेशर होता है कि हर एक स्कूल चाहता है, हर एक टीचर चाहता है कि मेरा रिजल्ट बने। अब वहाँ पे टारगेट में कौन आते हैं, वही बच्चे जिनको उनको लगता है कि ये मार्क्स ले सकते हैं। अब जिस टीचर को पता है कि 80% ले रहा है तो 80% ले रहा है तो 90 भी ले सकते हैं, हम इसके ऊपर थोड़ा सा जोर लगाते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रेशर में आते हैं, क्योंकि उनको बोला जाता है कि 80 से आपको 95 लेने हैं। उसकी अपनी कैपेसिटी 80 की है, लेकिन 15% जो उसको एक्स्ट्रा करना पड़ता है उसको एक्स्ट्रा देना भी पड़ता है। उसको उसके लिए बड़ी सारी चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए बोली जाती हैं कि स्कूल में खेल बंद, उन बच्चों के लिए सब कुछ होता है, क्योंकि जो नीचे वाले 60-50 वाले होते हैं उनको भी पता है ये 90 नहीं ले सकते, तो वो बच्चे खेलते भी हैं और उनको स्ट्रेस भी नहीं होती। तो स्ट्रेस में यही बच्चे मोस्टली आते हैं। ये दिस इज अकेडमी, क्योंकि हर एक अकेडमी चाहती है हमारे रिजल्ट अच्छे हैं। सेकंड अगर हम बात करें दैट इज सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर होता है कि बच्चा जब घर आता है तो सोसाइटी के अंदर बड़े अच्छे मार्क्स ले रहे होते हैं बच्चे, कोई 95 ले रहा है, कोई 99 ले रहा है, तो पेरेंट्स ही उनके देखो उसका बेटा इतना ले गया, आपके इतने आ रहे हैं। तो वो जो कंपैरिजन होता है वो भी बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे बच्चे का अलग पोटेंशियल है, हो सकता है उनका अलग पोटेंशियल हो, तो हम दोनों को आपस में मैच नहीं कर सकते। अगर आपका बच्चा 60 ले रहा है, अगर वो 65 लेता है तो बहुत है। अगर आपका 80 लेता तो 85 लेता तो मतलब उसकी प्रोग्रेस है। लेकिन आप अपने बच्चे के 60 मार्क्स ले रहे हैं, अपने महल्ले वाला 90 ले रहा है, उसके साथ कंपेयर करो, वो बिल्कुल ही गलत है। सो जितना पोटेंशियल है आप उतना ही करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप करोगे तो हो सकता है बच्चे के लिए ओवरबर्डन हो जाए। थर्ड देखें, उसके बाद क्लासरूम इन्वायरमेंट। क्लासरूम इन्वायरमेंट होता है नेगेटिव क्लासरूम जो इन्वायरमेंट है तो हमेशा बच्चों को स्ट्रेस में डाल देता है। अब नेगेटिव क्लासरूम क्या होता है, दैट इज सपोर्ट फ्रॉम द टीचर्स। अगर टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है लेकिन अच्छी मेथडोलॉजी से नहीं पढ़ा रहा है, टीचिंग एड्स को यूज़ नहीं कर रहा है, सिर्फ रोट लर्निंग के ऊपर ध्यान दे रहा है, तो बच्चा उससे भी स्ट्रेस में आता है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, हर एक बच्चा एक तरह से नहीं पढ़ सकता, हर एक बच्चे की पढ़ने की कैपेबिलिटी अलग है, हर एक बच्चे का स्टाइल अलग होता है। जैसे मैंने बोला था कि हमारे पास कुछ बच्चे होते हैं वो काइनेस्थेटिक हैं, कुछ हमने बोला था लॉजिकल हैं, कुछ हमने बोला था इंटरस्पेसिफिक हैं, कुछ इंटरस्पेसिफिक हैं, कुछ मैंने बोला था म्यूजिकल होती हैं। तो हर एक बच्चा अलग तरीके से पढ़ता है, लेकिन टीचर जो होता है वो उसको एक ही तरीके से पढ़ा रहा है। तो हो सकता है उसमें 30% बच्चा 40% बच्चे ही अच्छे कर पाएँ, 60 नहीं कर पाते, और उन 60 के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि उनके स्टाइल से उनको नहीं पढ़ाया जा रहा। सो ये भी एक स्ट्रेस का कारण बन सकता है जो उनको प्रेशर हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें पर्सनल इशू। कुछ बच्चों के पर्सनल इशू होते हैं, हो सकता है बच्चा बीमार हो सकता है कि फैमिली के अंदर इशू हो, तो बड़ी सारी फैमिली जो होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं। तो जब बच्चा घर में जाता है तो उसके घर में पहले से लड़ाइयाँ लगी होती हैं, तो उस कारण बच्चा जो होता है अगर स्कूल से अच्छा करता है तो घर आके अच्छा नहीं कर पाता है ना। और कई बार क्या होता है उनका अपना जो बच्चे का अपना इन्वायरमेंट, दोस्त यारी होती हैं, वो भी उस तरीके के नहीं होते जिसके कारण वो अच्छा कर पाए। सो ये भी उसके पर्सनल कुछ इशू हैं जिसके कारण वो हो सकता है कि वो प्रेशर में आ जाए। नेक्स्ट आ गया लैक ऑफ एम्पैथेटिक इन्वायरमेंट। एम्पैथेटिक इन्वायरमेंट होता है जिसमें हम एक सिंपैथी होती है कि एम्पैथी होती है। तो एम्पैथेटिक होता है कि हम बच्चों को उसके लेवल पे जाके नहीं समझते, हम अपने ही लेवल पे बात कर रहे हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट, तो बच्चे बड़े सारे जो होते हैं उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती है, वो भी एक प्रेशर होता है। तो अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से ये चीज़ सिखाएं कि टाइम को मैनेज कैसे करना है और किस तरह से टाइम को यूज़ करना है, किस टाइम में हमें खेलना है, किस टाइम में पढ़ना है, वो सारा हमें बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनसर्टनिटी अबाउट द फ्यूचर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज जितनी भी, क्योंकि मैं एज ए काउंसलिंग करता हूँ बच्चों की, तो बड़ी बार फ़ोन आते हैं कि सर मेरे बच्चे को पता ही नहीं चल रहा कि आगे क्या करना, वो उसी से स्ट्रेस में। और उसका बड़ा कारण है इन्वायरमेंट, कि आज क्या कि हमारे यहाँ पे एक इन्वायरमेंट, एक वेव चल पड़ी है कि हमें जो भी करते हैं कुछ जॉब ही नहीं मिल रही। हमेशा ये बात होती है, और ये बात हर एक घर में होती है, हर एक सोसाइटी के अंदर हो रही है, पूरे इंडिया के अंदर हो रही है या पूरे देशों के अंदर हो रही है। कारण ये नहीं है कि जॉब नहीं है,
कारण यही है कि मैंने पहले बोला स्किलफुल बच्चे नहीं है हमारे पास। यानी कि पहले हमारे पास वही 4 जॉब्स होती थी और पॉपुलेशन कम थी तो हम उनको एडजस्ट कर लिया, अब जॉब हो जाते थे। लेकिन अब पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और जॉब्स भी ज़्यादा हैं। पहले कभी फोटोग्राफी नहीं होती थी, छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती, लेकिन आज आप देखोगे 1000 से ज़्यादा हमारे पास जॉब्स होंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जॉब जिन बच्चों को मिलनी चाहिए, लेकिन वो बच्चा स्किलफुल नहीं, उनको वो स्किल ही नहीं आते। तो आप खुद सोचो, जॉब है लेकिन स्किलफुल बच्चे नहीं हमारे पास, तो प्रॉब्लम तो आएगी। इसलिए बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि खाली पढ़ाई के साथ कुछ स्किल्स भी सिखाओ, जिससे वो अपना जो काम है, प्रोफेशन, उसको भी अपना सके, जो उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगता थी अगर हम इन पे ध्यान दें तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं, जो उस बच्चे ने एक लेटर लिखी, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो हमारे कभी भी आगे बच्चों को ना करना पड़े। तो ये था आज का हमारा छोटा सा एक एफर्ट, जिसमें मैंने बताया था कि वीडियो हमारा किस पे रहेगा, पेरेंट्स पे रहेगा। तो एज ए पेरेंट्स मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले अपने घर का, अपने बच्चों के साथ एक अच्छा सा इन्वायरमेंट पैदा करें, तैयार करें, जिसमें बच्चा इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो कि उसको लगे ही ना कि भाई मार्क्स क्या है, मार्क्स आराम से आ सकते हैं, मार्क्स कोई बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि बच्चा उस मार्क्स को किस तरह से लेता है, जो मार्क्स उसने लिए हैं क्या उसको प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्या उसको वो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यही हो रहा है कि बच्चा स्ट्रेस में है, क्योंकि इतने मार्क्स लेके भी बच्चे को ये समझने कि मैं लाइफ में करूँगा क्या। 12th में अगर बच्चा 99% ले रहा है, उसको पता है 12th के बाद क्या करना है। इट मीन्स वो मार्क्स उसने रेटिफिकेशन से लिए, उसमें उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उस मार्क्स ने उसको कोई भी डायरेक्शन नहीं दी है। तो हमें बच्चों को डायरेक्शन देनी है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली काम करना है, तब जाके हमारा जो ये मार्क्स लेने वाला सिलसिला है वो ठीक हो सकता है और इस मार्क्स से वो आगे कुछ अच्छा कर पाते हैं। अदरवाइज मार्क्स लेके भी बच्चे हमारे अच्छी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाते अपनी लाइफ को। सो अगर ये वीडियो मैं फिर बोलता हूँ अच्छी लगे तो ये पेरेंट्स को जरूर आगे दे, अगर कोई पेरेंट्स आपको लगता है कि उसको ये इस चीज़ की ज़रूरत है तो। सो फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चों के साथ जितना हो सके प्यार से रहें, जरूर उसको डेली रात को सुबह हक करें। आपको खुद नहीं पता कि जब बच्चे को आप हक करते हो तो उसके अंदर कितने सारे केमिकल्स अच्छे जैसे मैं बोलता हूँ डोपामाइन्स वगैरह, ऐसे पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं और आपका रिलेशन जो होता है खुद अच्छा लगेगा। तो आज पहला यही काम करें, बच्चा जैसे घर आता है तो उसको हक करें, किस करें, तो देखना कितना आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।